Assalamu alaikum students, welcome to the 11th lecture of logistics management. अब तक काफ़ी सारा जान चुके हैं आप लोग, मुझे काफ़ी सारी डिस्कशंस की, इतने 10 लेक्चर्स तक चलते गए हम लोग. I guess it is an interesting course. I hope you have gone through the book by now. You are going through the book step by step because it is very necessary. What we express and try to explain over here, that is just like a broader context. If you want something in depth, अगर उसको सही डिटेल में और गहराई से पढ़ना, तो you always, book is a man's best friend. It is very important. It is very important that you go through a book. Okay, here we started last time. Logistics supply chain managers are owners of the product flow process from raw material to material source to final consumers, not the activity administrators. A very interesting statement. And in the last lecture, we were focused on this, the product part of this triangle, customer services triangle, a very important aspect. Now we were talking about the product, and we would still be talking about the product. We discussed that the product can be classified broadly into two broad categories: consumer products and industrial products. Consumer products में आगे मज़ीद 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमने कहा था कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स. इन कैटेगरीज में डिवाइड करना या अपनी प्रोडक्ट को समझना कि वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कल मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ें आपको डिस्कस करके बताया था. लास्ट लेक्चर में इनफैक्ट आपको डिस्कस करके बताया था कि because the whole supply chain process is dependent on the type of the product. So when we say that the supply chain manager should know his product, तो हम ये नहीं कहते कि उसको पता हो कि जी ये रिमोट है, ये मोबाइल है. रिमोट या मोबाइल किस टाइप की प्रोडक्ट है, उसका नेचर क्या है, वो फिजिकली कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट से वो क्या चीज़ है, उसको किस तरीके से देखते हैं. कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स 3 डिफरेंट टाइप्स की गुड्स हैं. इन तीनों टाइप्स की गुड्स में कंज्यूमर का बिहेवियर डिफरेंट होता है इनको परचेज करते हुए, इनको इनके दरमियान चूज़ करते हुए. तो एक कन्वीनियंस गुड अगर कंज्यूमर परचेज करने गए, ये वो वाली गुड्स थी जैसे डेली रोज़मर्रा या रूटीन गुड्स, लाइक फॉर एग्जांपल जूसेस एंड सिगरेट्स एंड सम बॉल पॉइंट पेन्स, some basic things. Now ये basic things जो हैं वो कंज्यूमर जब परचेज करने जाता है तो इतना कॉशियस नहीं होता, इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता. वो जाएगा और वो एक चीज़ उठाएगा और वो ले आएगा. वो जाएगा मिल्क पैक खरीदेगा, ले आएगा. वो जाएगा ऑलपस खरीदेगा, ले आएगा. अगर एक गुड ना मिली तो उसके लिए दूसरी गुड उठा के ले आएगा. अगर इस रिटेलर से नहीं मिली तो दूसरे रिटेलर से उठा लाएगा. द पॉइंट इज़ कि ये गुड बहुत रेडिली अवेलेबल होती है मार्केट में. इसके मल्टीपल स्टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल इसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं और मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद द कस्टमर होते हैं जहाँ पे ये गुड सेल की जा रही होती है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कन्वीनियंस गुड्स की जो सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी है बड़ी डिफरेंट है. इट इज़ सॉर्ट ऑफ, जो हमने बाद में जाके आगे भी डिस्कस, आई गेस इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमने कहा था सप्लाई टू ऑर्डर एंड सप्लाई टू स्टॉक, तो ये सप्लाई टू स्टॉक में आएगी. इसका एफिशिएंट सप्लाई चेन होना लाजमी है. इमीडिएटली टाइम पे जब मांगी जाए गुड अवेलेबल होनी लाजमी है. देन देयर वर शॉपिंग गुड्स. शॉपिंग गुड्स वो थी जो कंज्यूमर कंपेयर करता था एक दूसरे के साथ, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया करता था, और वो ही वुड से कि जी फॉर एग्जांपल अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके उनकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इन चीज़ों में कैटेगराइज करने के बाद वो परचेज करेगा उसको. जैसे फॉर एग्जांपल उसने कार खरीदनी है, उसने एयर कंडीशनर खरीदना है, उसने डिजिटल कैमरा खरीदना है, उसने वो चीज़ें जिन पे कंज्यूमर टाइम स्पेंड करेगा, उनकी प्राइस देखेगा, उनकी परफॉर्मेंस देखेगा, उनकी क्वालिटी देखेगा, डिफरेंट गुड्स को कंपेयर करके आपस में परचेज करेगा. और इस केस में सप्लाई चेन का प्रोसेस डिफरेंट है. इट्स नॉट आप कह सकते हैं कि मेड टू ऑर्डर या मेड टू स्टॉक आप इसमें भी नहीं कर सकते. सॉरी, मेड टू स्टॉक तो एटलीस्ट आप नहीं कर सकते विदाउट फोरकास्टिंग द एग्जैक्ट क्वांटिटी और समवेयर इन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट क्वांटिटी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं नॉर्मली जिनकी क्वालिटी भी पुरानी होनी शुरू हो जाती है. सॉरी, जिनकी मॉडल्स पुराने होने शुरू हो जाते हैं. मोस्टली अक्सर ऐसी चीज़ें भी आती हैं इसके अंदर. मेडिकल सर्विसेज फॉर एग्जांपल, खैर इसमें तो मॉडल पुराने नहीं होते, लेकिन मेडिकल सर्विसेज में फॉर एग्जांपल यू वुड ऑलवेज गो एंड एक्सप्लोर अ हॉस्पिटल एंड यू नीड टू नो कि डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर कौन सा, आप उसके पास जाएंगे. बड़ा सोच समझ के आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं. सो
शॉपिंग गुड्स के लिए जो सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होगी, जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। देन देयर आर स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स बड़ी खास किस्म की स्पेसिफिक गुड जो ब्रांडेड होती हैं, जो जिनको टारगेट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस कार फॉर एग्जांपल, या कोई स्पोर्ट और रोलेक्स की वॉचेस। ये वो स्पेशलिटी गुड्स हैं जो कंज्यूमर बड़े आराम से ध्यान से खरीदेगा और यही खरीदेगा और इसके लिए वेट भी करने को तैयार हो जाएगा। तो जब वेट करने को तैयार हो जाएगा, डू यू नो हार्ले डेविडसन के बाइक्स जो हैं वो कस्टम मेड बाइक्स हैं, हैंड मेड बाइक्स हैं। नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि आप जो है हार्ले डेविडसन से और अगर नया बाइक ऑर्डर परचेज करते हो तो उस इमीडिएटली अवेलेबल होगा, आप जाके उसको करोगे तो कस्टम मेड भी बनवा सकते हो आप उनसे। तो पॉइंट इज कि आप उनको ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर यू वुड बी सेटिस्फाइड कि 15-20 दिन, महीना 2 महीने आप वेट करोगे उस चीज़ के लिए। लोग गाड़ियों को ऑर्डर प्लेस करते हैं कंपनी को, और उसके बाद वो कार टोयोटा होंडा जो भी है उसकी डिलीवरी टाइम है एक अच्छा खासा। नेक्स्ट मॉडल जब नए मॉडल्स आ रहे होते हैं उनका अच्छा खासा डिलीवरी टाइम होता है, यू वुड वेट फॉर दैट डिलीवरी टाइम। सो दैट वुड मीन कि सप्लाई चेन स्ट्रेटजी वुड बी डिफरेंट। आप कन्वीनियंस गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, और शॉपिंग गुड्स को समवेयर इन बिटवीन आप उनको डील करोगे। देन देयर आर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स की भी हमने 3-4 कैटेगरीज फर्दर बनाई थी। ऐसी गुड्स थी विच आर यूज फॉर एग्जांपल डायरेक्टली एज अ रॉ मटेरियल। ऐसी गुड्स थी जो स्पोर्टिंग में जो प्रोसेसेस में जाके इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे मशीनरी एंड इक्विपमेंट, या बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जो मशीनरी इक्विपमेंट भी चाहिए होती है। फिर थर्ड गुड ऐसी हमने कैटेगरी बनाई थी कि दीज आर द वंस जो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है टोल ओवरऑल जो प्रोडक्शन मैकेनिज्म में है, नॉट द प्रोसेस इवन के, जैसे ऑफिस की स्टेशनरी और ये चीज़ें इनका डायरेक्ट प्रोडक्शन या प्रोडक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं, ऑफिस सप्लाईज वगैरह इसमें शामिल है। तो द पॉइंट इज के जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज दैट इंडस्ट्रियल गुड्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ गुड, लेकिन इनकी सप्लाई चेन जो है वो उस तरह डिफाइंड नहीं है इस तरीके से कि जिस तरीके से ये कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने कैट के फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेनी है तो आपने कैट की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेनी है, यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर एनीथिंग एल्स। सो द पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स the firm is very much focused on the type of the product or the product that the brand in fact that they are borrowing, they are getting. हाँ, रॉ मटेरियल का केस थोड़ा सा बाकी गुड से डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उससे भी ऑब्वियसली आपने जिस सप्लायर से लेना है खास क्वालिटी के बेस पे आपकी प्रोडक्ट उस पर डिपेंडेंट होती है कि आप रॉ मटेरियल क्या लेते हैं। स्टिल हम लोगों ने फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी लास्ट लेक्चर में, ये मेरा रिव्यू थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेट्स फिनिश इट अप, राउंड इट अप। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्कस किया और मैंने ये बताया था कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन के ऊपर डिफरेंट किस्म के आपकी सप्लाई चेन होती है। इंट्रो की एट द स्टेज ऑफ इंट्रो इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, अननोन वेदर द प्रोडक्ट वुड बी सक्सेसफुल और नॉट, वेदर हाउ मच क्वांटिटी इज गोइंग टू बी डिमांडेड। एट ग्रोथ स्टेज देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंसिव डिमांड, लेकिन क्योंकि इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ वाई यू आर नॉट श्योर व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी फॉलोड, क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मैच्योरिटी के स्टेज में आके आपके पास काफ़ी सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। मैच्योरिटी के स्टेज में आपके सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टॉकिंग पॉइंट्स और मैक्सिमम स्प्रेड होता है, मार्केट शेयर होता है। फिर इफ द प्रोडक्ट गोज टू डिक्लाइन स्टेज दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि अब आपको स्टॉकिंग पॉइंट्स भी कम करने पड़ेंगे, आपको एक रादर यू माइट टर्न टुवर्ड्स अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। मैंने एग्जांपल दी थी पेप्सी कंपनी की, that it is one of the products जो Coca-Cola है, sorry not Pepsi company but Coca-Cola is one of the products जिसकी overall life cycle maturity की stage से आज तक वो नीचे ही नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्योंकि why we were discussing these 80-20 rules and type of the products because the supply chain mechanism that the system that we're going to formulate is going to be different for different types of products. So that is why it is very important to understand the type of the product it is, how much it is demanded in the market, how frequently it is demanded in the market, what is the market share, what about the life cycle of the product, all these things. These are so important that based on that you would define that how much the product to keep and where to keep it. There is an 80-20 rule, Pareto's law. Basically it says that 80% of the sales are generated by 20% of the products. So the top 20% products, 20% of the total items would generate 80% of the sale, which is represented by A items, B items and C items. A items are the ones which are generating 80% of the sales. C items are the ones which are 80% of the total items, but they are generating less than 80% sale, and B items are the ones which are somewhere in between. So again, just like the products with maturity, growth and decline stage,
It is not necessary that one firm produces a single product. There might be multiple products, and each product might be at a different stage in the life cycle, and it might be either a convenience good or a shopping good or a specialty good. So based on that, based on this 80-20 principle, you can easily divide the products into these categories. We discussed that in detail along with formulas and everything. And then you can define the supply chain strategy, because it is not useful to follow a single strategy for all the products. So now moving on about the nature of the product, we need to discuss the product characteristics. Product characteristics would involve what is the weight and what is the ratio of its weight to its bulk or its size. What is weight to value ratio, what is the effect of substitutability characteristic of the product, and what is the effect of risk characteristics of the product. All of these are very important because these directly affect the decisions of the transport decisions, the inventory decisions, the whole supply chain decisions. आपका सब कुछ इसके गिर्द revolve कर रहा है. Basically, as I said earlier, that a supply chain manager must know their product. It is not just simply कि जी हम मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं या मोबाइल सप्लाई करते हैं. You also need to understand कि मोबाइल है क्या चीज़, वो किस किस्म की प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं लोग उसको, उसकी वर्थ क्या है, उसकी मार्केट में प्राइस क्या है एज कम्पेयर टू उसका वेट क्या है और वो साइज कितना लेता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर डायरेक्टली कंसर्न विद द लॉजिस्टिक्स मैनेजर. तो ये चीज़ें हम वी वुड डिस्कस दैट टुडे. देन वी वुड डिस्कस प्रोडक्ट पैकेजिंग, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्ट पैकेजिंग इज जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पसेस, या शायद इन सर्टन केस इन सेफ्टी पर्पसेस के प्रोडक्ट डैमेज ना हो. बट देयर आर सो मेनी अदर रीजंस आल्सो डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन. कि प्रोडक्ट पैकेजिंग, समटाइम्स यू नीड टू पैकेज द प्रोडक्ट्स इनटू स्मॉलर बंडल्स सो दैट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और टू make it convenient for the transport or the supply chain manager to take the product from one place and move it to the other location. Still, then we would be discussing product pricing, what type of when you are expanding, when you are growing, when you have a bigger market share, then the logistic cost incurred on one good might be different from the delivering from one point to delivering to the other point. For example, if let's assume that the Coke company supplies from Hattar directly to Rawalpindi, Islamabad, as well as the hilly areas nearby, Murree and Nathia Gali side. The point is that the cost of transportation for delivering from Hattar to Rawalpindi, from Hattar to Islamabad, from Hattar to Tarnol, from Hattar to that area is different. But while delivering it to, for example, hilly areas towards northern side or towards Murree is different. So that is why the prices might also be different. So price discrimination might result from the difference in the cost of distribution and cost of transportation. That is why again the product pricing is an important aspect that we need to discuss. Okay, now first of all let's talk about the product characteristics, and the first characteristic that we are going to look at is the effect of weight to bulk ratio on logistic cost. We normally do not consider the effect of weight to bulk ratio. What is weight to bulk ratio? Weight is the physical weight of the product in kgs or in pounds. Bulk is the size, the dimensions of the product. Now there are, if we want to see the stark differences, let's talk about, for example, multifoam. जो multifoam का गद्दा है, that is जो mattress है basically, that is very bulky, but it is very lightweight. Similarly, there might be many items which are I guess not very bulky. और car batteries की बात कर लें, a car battery might be much heavier than a mattress from multifoam, the simple foam mattress, not the spring mattress, that is heavier. But the point is that एक कार की बड़ी बैटरी जो UPS के लिए यूज़ होती है वो ज़्यादा भारी है उससे, लेकिन जो डायमेंशंस हैं वो फोम की ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द कार बैटरी. दैट वुड मीन कि वेट टू बल्क रेशियो दोनों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को चेंज कर देती हैं. नाउ लेट्स लुक एट दिस. ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज वेट टू बल्क रेशियो, ऑन द वाई एक्सिस देयर इज लॉजिस्टिक कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस. नाउ वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द एक्स एक्सिस राइट नाउ फॉर दिस मोमेंट. x-axis is weight to bulk ratio. The closer you are to zero, that would mean that the bulk is greater than weight, and the closer you are towards the other side of the graph,
that would mean that bulk is less than the weight is greater. तो that would आपके ख्याल में कार बैटरी एक्सेस की किस तरफ आएगी? अगर मैं सिर्फ दो एक्सट्रीम्स की बात करता हूँ कि लेट्स एलोकेट कार बैटरी एंड मल्टी फोम्स मैट्रेस, सिंपल फोम मैट्रेस, तो आप किस जगह पे उनको एलोकेट करेंगे? ओके, जो कार बैटरी है that would come towards the extreme right side, और जो foam mattress है that would come near the origin, right? Now let's look at this. अगर हम इस हिसाब से इसको देखें, जैसे जैसे वेट टू बल्क रेशियो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है और बल्क उसकी कम है। तो कार बैटरी जैसी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल सीपीयूज, कार बैटरी, जितनी इस किस्म की चीज़ें हैं कि जिनका वेट ज़्यादा है लेकिन उनका बल्क कम है, स्मॉल साइज की लेकिन वेट ज़्यादा है, तो दे वुड बी ऑन द राइट साइड, यानी कि उनका वेट ज़्यादा है, वेट टू बल्क रेशियो वेट डिवाइडेड बाय बल्क, सो इफ बल्क इज स्मॉलर एंड वेट इज ग्रेटर दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन दैट इट इज़ ऑन द राइट साइड। एंड दूसरी चीज़ें जैसे फोम हो गए, मैट्रेसेस हो गए, इस किस्म की सारी चीज़ें वुड बी नियर द ओरिजिन। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो जगह ज़्यादा घेरती हैं लेकिन उनका वेट कम है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हायर होगी और उनकी स्टोरेज कॉस्ट भी हायर होगी। वाई इज दैट? क्योंकि वो जगह ज़्यादा घेर लेती हैं। अगर आपने एक वेयर हाउस लिया है, उसमें आपने बैटरियां स्टोर करनी है कि वेयर हाउस बैटरी वाले के पास भी है और सेम वेयर हाउस इज विद द मल्टी फोम फॉर एग्जांपल, दोनों ने कॉस्ट एक पे करनी है। लेकिन बैटरी वाला उसमें बहुत सारी बैटरीज बना के स्टोर कर सकता है, लेकिन फोम बनाने वाला उसमें चंद मैट्रेसेस बना के स्टोर करेगा तो वो फुल हो जाएगा। सेम गोज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप एक ट्रक बुक कराते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रक का फुल लोड के हिसाब से उसको बुक कराएंगे, वो माइलेज के हिसाब से आपको चार्ज करेगा एक फुल लोड के ऊपर। लेकिन आप उसके अंदर अगर बैटरीज रखना शुरू करते हैं तो वो कुछ बैटरीज के बाद ही फुल लोड तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। लेकिन या इवन के सीमेंट की बोरीज आप सीमेंट बैग्स आप रखना शुरू करते हैं, सीमेंट की, चावल की बोरियां, सीमेंट की बोरियां। द पॉइंट इज कि वो चीज़ें हैं छोटी साइज में लेकिन वेट ज़्यादा करती हैं, तो वो उसकी जो ट्रक लोड है वो मैक्सिमम अपनी कॉस्ट हम पूरी कर लेंगे उससे, अगर हमने बुक कराया ट्रक तो। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फोम तो आप थोड़ा सा रखेंगे तो वो तो जगह पैकअप कर लेगा। जैसे कि यू मस्ट हैव सीन ऑन योर रोड्स, आपने आते जाते कभी देखा होगा कि ट्रक्स जा रहे होते हैं और भूसा उसमें इतना भरा होता है कि साइडों से पूरा बाहर निकला होता है और उसको ज़बरदस्ती बांधा हुआ होता है उन्होंने, जो फसल काटने के बाद का होता है। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। द पॉइंट इज कि वो इतना हल्का होता है लेकिन वो बल्क इतना होता है कि वो एरिया ज़्यादा कवर कर लेगा, लेकिन उसका वेट होगा कोई नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो जिन प्रोडक्ट्स का वेट टू बल्क रेशियो लो होता है उनमें स्टोरेज कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों आपको ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि स्टोर करने के लिए भी पूरी फैसिलिटी आपको हायर करनी पड़ती है जिसमें आप स्पेस अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी आपको गाड़ियाँ पूरी हायर करनी पड़ती हैं और ट्रिप्स भी उतने ही लगते हैं, डिस्पाइट कि आपका जो है वो ट्रक की कैपेसिटी उससे ज़्यादा हायर करने की है, लेकिन उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं ट्रक में लोड करवाने की कैपेसिटी है वेट वाइज, लेकिन बल्क वाइज वो कंप्लीट हो जाता है, वो इट इज़ लाइक ओवरफ्लोन। तो इस तरह उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हायर हो जाती हैं जिनका वेट टू बल्क रेशियो लो होता है। और अगर जैसे वेट टू बल्क रेशियो आप इंक्रीज करते जाएं, इसका मतलब ये है कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है और बल्क कम हो रहा है, दैट वुड मीन कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी और स्टोरेज कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। इनफैक्ट स्टोरेज कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर हम कहते हैं कि टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट के एक मेजर सेगमेंट बेसिकली यही दोनों है, जो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट के दो मेजर सेगमेंट्स हैं, दीज आर, हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट कॉस्ट ब्रेकअप्स बनाए थे हमने उसके। तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट टू मेजर कॉस्ट हैं टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट की। तो आपके टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट उसके हिसाब से आपका डिक्रीज करता जाता है विद इंक्रीज इन वेट टू बल्क रेशियो। I hope you understand basically the effect of weight to bulk ratio on the total logistics cost. Greater the weight to bulk ratio, lower would be the transportation cost, and smaller would be the weight to bulk ratio, greater would be the transportation cost. They are inversely related to each other. That is obvious from the graph. I hope there are no more questions, because if there are any questions I would really like to know, but still since we cannot communicate right now, there I can't answer any questions, or you cannot ask any questions in fact. So next we are going to discuss effect of value to weight ratio on logistic cost. There are, what do you mean by value to weight ratio? First of all, let's discuss that. Value to weight ratio is that there are certain products which are very heavy but they are not that expensive.
Then there are products which are very lightweight but very expensive. अगर हम फॉर एग्जांपल 1 तोले सोना और या 10 तोले सोना हम उठाएं और इसी तरह 10 तोले हम लोग कोई और चीज़ जैसे आयरन उठा लें, सिंपल लोहा, 10 तोले सोना वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. इवन के अगर हम किलो 1 kg आयरन उठा लें तो दैट वुड बी लेस देन दैट. तो दिस इज वैल्यू टू वेट रेशियो के प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है. जैसे वैल्यू टू वेट रेशियो में देयर इज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, छोटी सी होती है, स्मॉलर साइज आइटम्स होते हैं, ये मॉनिटर होगा, कैमरा होगा, कीबोर्ड होगा, बट दे आर एक्सपेंसिव. लेकिन दूसरी तरफ जो कोल जैसे कोयला या आयरन ओर या इस किस्म की चीज़ें होंगी, या रॉट आयरन हो गया, रॉ आयरन जो हो गया, दैट इज दोज आर बल्की इन साइज, वेरी हैवी, लेकिन उनकी वैल्यू कम होगी कंपैरेटिवली टू अदर प्रोडक्ट्स. तो हम वैल्यू टू वेट रेशियो डिक्रीज होने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट की वैल्यू कम है और उसका वेट ज़्यादा है. जैसे आप फॉर एग्जांपल 1 टन सोना, 1 टन आप कह लें कि कोयला है, तो उसकी वेट ज़्यादा है 1 टन कोयले का, उसने एरिया ज़्यादा घेरा हुआ है, लेकिन उसके जो है वो वैल्यू वर्थ बहुत कम है. इसके कंट्रास्ट में अगर वैल्यू टू वेट रेशियो ज़्यादा होगा तो दैट वुड मीन कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा लेकिन उसका वेट कम है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस कैमरा आई एम टॉकिंग टू यू थ्रू, जिससे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, एक कैमरा माइट बी वेरी लाइट वेट, लेकिन अगर ये लाइट वेट है तो लेकिन इसकी वेट कम है, लेकिन इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है. ना ये ज़्यादा स्पेस घेर रहा है, ना जो है ये ज़्यादा क्या कहते हैं हैवी है, लेकिन इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. तो इसका मतलब है अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हों और 1 लाख रुपए में मेरे पास ऑप्शन है या मैं कैमरा खरीद लूँ या मैं फॉर एग्जांपल ग्रेवल ले आऊँ, बजरी, तो डेफिनेटली किस पे ऊपर ज़्यादा खर्चा आएगा मेरा स्टोर करने पे? कैमरे के ऊपर स्टोर करने पे ज़्यादा खर्चा आएगा. द रीज़न इज़ दैट कैमरा इज़ एन एक्सपेंसिव आइटम. बजरी तो बाहर मैं कहीं सेन में भी डाल सकता हूँ, जैसे एनी जगह पे ओपन एरिया रख सकता हूँ, रखी होती है रेत बजरी वगैरह कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ओपन एरियाज़ के अंदर रखी होती है. तो स्टोरेज कॉस्ट ऐसे आइटम्स की ज़्यादा होती हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है. एक तो उस पर चोरी और थेफ्ट और इस किस्म की रॉबरी वगैरह का भी डर होता है, या आराम से निकाल के कोई जैसे फॉर एग्जांपल पार्कर के पेन्स होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन लाइट वेट होते हैं, कोई उठा के जेब में डाल के बाहर चला जाए. मोबाइल फ़ोन जहाँ पे बन रहे होते हैं, शॉपकीपर्स के पास पड़े होते हैं, इंतहाई एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनके इतने वेट होते हैं किसी पॉकेट में भी आ जाता है. तो दैट वुड मीन कि उनकी स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है उसकी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी. और जो आपके वेट टू बल्क रेशियो में, वैल्यू टू वेट रेशियो में नीचे वाले आइटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम लोगों ने कोल की एग्जांपल दी हुई है, आयरन ओर की एग्जांपल दी हुई है. तो ये वो चीज़ें हैं जो बल्क में बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनका वेट एक्चुअली कम है, इनकी वैल्यू एक्चुअली कम है. तो ये ओरिजिन के करीब आती हैं, तो इनकी स्टोरेज कॉस्ट कम है. इसी के स्टोरेज कॉस्ट के ऑपोजिट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो चीज़ें हैवी होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा आती है, जो चीज़ें हल्की होती हैं उनके ऊपर कम आती है. तो जिस तरीके से स्टोरेज कॉस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती जा रही है, जैसे जैसे वैल्यू टू वेट रेशियो इंक्रीज करता जा रहा है, जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी स्टोर करने के लिए. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो चीज़ें आपकी, क्योंकि वेट टू वैल्यू टू बल्क रेशियो में हैवी चीज़ें आ जाती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे वो हल्की होती जाती हैं, वेट कम होता है, चाहे वैल्यूज बाद में ऊपर जाती जाए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे चली जाती है. द पॉइंट इज कि आपका ये जो कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज करता जा रहा है. तो ये दोनों बेसिकली सॉर्ट ऑफ सिमिलर थिंग जो हमने ट्रेड ऑफ्स के अंदर पढ़े थे, जैसे टोटल कॉस्ट प्राइसिंग, टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था. ट्रेड ऑफ के दोनों चीज़ों के बारे में दरमियान ट्रेड ऑफ होना चाहिए. सो जो आपका वैल्यू वेट रेशियो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को किस तरीके से अफेक्ट करता है. अगर एक आइटम जो है जिसकी वैल्यू कम है और उसका वेट ज़्यादा है, उसको स्टोरेज कॉस्ट उसकी कम होती है. जैसे जैसे वैल्यू टू वेट रेशियो इंक्रीज करता है उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम्स को स्टोर करने के लिए ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है. दूसरी तरफ उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो आइटम जिनका वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वैल्यू टू वेट रेशियो में वेट ज़्यादा होता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि वो भारी चीज़ें होती हैं. सेकेंडली जो आइटम्स एज लॉन्ग एज जैसे जैसे उसके वैल्यू टू वेट रेशियो में बढ़ता जाता है, यानी कि वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, बट स्टिल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर लोअर क्योंकि वो आइटम हल्का होता जाएगा वेट में. सो ब्रॉडली दिस इज द इफेक्ट ऑफ वैल्यू टू वेट रेशियो ऑन द टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट. उसके ऊपर आपको कर्व नजर आ रहा है टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट का, जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को मिला के बना हुआ है. और देयर मस्ट बी सम ऑप्टिमल पॉइंट जहाँ पे मेरे ख्याल में ये मिनिमम है, दैट वुड द ऑप्टिमल पॉइंट कि यहाँ पे आपको वैल्यू टू वेट रेशियो की प्रोडक्ट आ सकती है. मूविंग ऑन, then this is another effect of transport service and inventory
level on logistics cost, basically there is substitutability of the product. Now the logistics manager has no control over the substitutability of a product. Substitutability of a product है क्या चीज़? वो है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे से सब्सटीट्यूट किया जा सकता है. आप फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल देता हूँ, लेकिन अगर आप मिल्क पैक लेने जा रहे हैं, आपको नहीं मिलता तो आप ऑलपस लें, ऑलपस नहीं मिलता तो तरंग उठा के लें. देयर आर सो मनी. हलीब उठा लें. आप डॉन ब्रेड लेने जाते हैं, नहीं मिलती, आप मॉर्निंग ब्रेड उठा लें. आप नेस्ले का जूस लेने जाते हैं, नहीं मिलता, आप किसी और ब्रांड का जूस उठा लें. आप देयर आर प्रोडक्ट्स दैट आर सब्सटीट्यूटेबल. अगर आपको पेप्सी नहीं मिलती, आप पेप्सी पीना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोक ले आएंगे. अगर कोक मांगेंगे तो व्हेन एवर वी गो टू रेस्टोरेंट्स, हम लोग कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनडिफरेंट. आप जाके कहेंगे जी मुझे पेप्सी दे दो, कहेगा पेप्सी नहीं है सर, कोक है. आप कहेंगे ले आओ. देयर आर प्रेफरेंसेस, एटलीस्ट आई हैव अ प्रेफरेंस, बट द पॉइंट इज के लेकिन जेनेरिकली प्रोडक्ट्स आपस में सब्सटीट्यूटेबल हैं. जब प्रोडक्ट्स आपस में सब्सटीट्यूटेबल हैं तो इसका मतलब है जब जहाँ भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी तो देयर वुड बी लॉस सेल्स. लॉस सेल्स वुड मीन कि आपका कस्टमर जो है, जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में जब आपकी प्रोडक्ट परचेज करना चाहता था, जब उसको प्रोडक्ट नहीं मिली तो उसने कुछ और परचेज कर लिया, उसका सब्स्टिट्यूट उसने परचेज कर लिया. नाउ दैट इज द होल पॉइंट. तो आपने लॉस सेल्स को रिड्यूस करना है. तो आपको लॉस सेल्स को रिड्यूस करने के लिए दो आइडियोलॉजीज आपके पास हैं कि इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज या इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल. या इधर आप लोग यू चूज टू कीप मोर इन्वेंट्री इन द वेयर हाउसेज, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप प्रोडक्ट अगले को दे सकें. द अदर थिंग इज कि अगर आप इन्वेंट्री लेवल्स अपने कम रखना चाहते हैं तो थिंग इज आपका ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म सही होना चाहिए या स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म सही और स्ट्रॉन्ग होगा, दैट वुड मीन कि आपका प्रोडक्ट हमेशा ऑन टाइम डिलीवर होगा. सो विद इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड इंक्रीज इन एवरेज इन्वेंट्री लेवल्स, you can directly reduce the cost of lost sales. You see, lost sales is based specifically in case of substitutability. Now, the logistics manager does not have direct control over the substitutability of the product, because that is one of the characteristics of the product that is inherent in the whole system. If you are making bread, you cannot do anything about it, and specifically the logistics manager cannot do anything about it. वो तो कुछ नहीं कर सकता ना. अगर for example dawn bread और morning bread आपस में substitutes हैं, अगर for example मरिंडा और फैंटा आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ब्लू बैंड और नूरपुर के बटर्स आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो द पॉइंट इज कि लॉजिस्टिक्स मैनेजर कैन नॉट डू एनीथिंग. एक काम वो कर सकता है, द सप्लाई चेन मैनेजर, दैट इज टू मेक जो इट्स सप्लाई चेन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट. यानी कि जो हमने पढ़ा ना सप्लाई टू स्टॉक की कैटेगरी में, दैट इट नीड्स टू हैव एन एफिशिएंट सप्लाई चेन. खासतौर पर अगर कन्वीनियंस गुड्स आपस में बहुत स्ट्रांगली सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. व्हेन कन्वीनियंस गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स विद कन्वीनियंस गुड्स के अंदर एक गुड की कई टाइप्स होते हैं और आपस में सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. मैं आप लोगों को कई दफ़ा मोर्टीन और उसकी स्प्रे दे चुका हूँ, मिल्क पैक वगैरह की एग्जाम्पल दे चुका हूँ, मिल्क पैक, ऑलपर्स और ये सारे जूसेस में बहुत सारी एग्जांपल हैं, सिगरेट्स में एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसे गुड्स हैं जो आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के सब्स्टिट्यूट्स हैं. नाउ व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, दैट वुड मीन कि आप एक ही तरीके लॉजिस्टिक्स मैनेजर जो कर सकता है कि जब गुड एक कस्टमर को चाहिए तो ऑन द टाइम इट इज़ अवेलेबल, एट द प्लेस इट इज़ रिक्वायर्ड. वो गुड वहाँ पे एट द टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड एंड एट द प्लेस इट इज़ रिक्वायर्ड, कस्टमर को उस टाइम पे वो गुड वहाँ पे प्रोवाइड की जाए. सो दैट इज़ द मेन आप कह सकते हैं रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजर इन दिस केस. तो अब इफ यू लुक एट द ग्राफ, if we hold the storage cost constant, कि ठीक है जी हमने we are not going to touch the storage cost, so there is a trade-off between transport cost and lost sales. Yeah, we have discussed this also in the total cost concept earlier, but how it is related to this effect on total logistic cost in this perspective, and specifically in the case of substitutability, we specifically need to discuss this in this area again also. This graph would sound very similar to the last graphs as well as specifically very similar to that graph that जो हम लोगों ने पहले एक दफ़ा डिस्कस किया था. तो लॉस सेल्स की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्रीज करेगी. इसका मतलब है कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो शेल्फ पे हर वक्त अवेलेबल हो, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज करती जाएगी. और ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज तो कर रही है विद दैट, लेकिन द होल एम इज टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज. इसका मतलब है कस्टमर्स की लॉस सेल्स की कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी. तो जो आपकी लॉस सेल्स की कॉस्ट रिड्यूस होगी, साथ साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो इन दोनों का मिला के टोटल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव जो हमने टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं बाय द वे पढ़ा था. और अगर इसी तरह हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को नहीं छेड़ना चाहते,
हम कहते हैं जी बस ये ठीक है इतनी, लेकिन हम लोग स्टोरेज कॉस्ट को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। द अदर मैकेनिज्म ऑफ मीटिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स, कि आपका जो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री लेवल जब आप इतने हाई करके रखें कि व्हेन एवर दे नीड दैट प्रोडक्ट आप उसी वक्त उसको प्रोवाइड कर सकें, दैट वुड अगेन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स टोटल कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट प्लस लॉस सेल्स प्लस स्टोरेज कॉस्ट इन दिस केस, in both of these cases. So the point is that the storage cost would increase at the constant transportation cost, but the cost of loss sales would decrease. So the main aim is to minimize the total cost, यानी कि उनके सम को मिनिमाइज किया जाए. That should be the whole main aim of the whole logistics process. What would be the effect of product risk on storage and transport cost? जितना ज़्यादा एक प्रोडक्ट का रिस्क इंक्रीज होता है, उसके डैमेज का, उसके फॉर एग्जांपल स्टोलन टू गेट टू रिकवर इट, इस तरह किसी चीज़ के उसके रिस्क इंक्रीज करते हैं. जैसे जैसे उसके रिस्क इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्रीज करती है. ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट अगर आपको ज़्यादा एहतियात से स्टोर करनी पड़ती है या मूव करनी पड़ती है तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा होंगी. फॉर एग्जांपल अगर आप सीमेंट की बोरियां अगर आप स्टोर करते हैं, एज अगेंस्ट दैट आप लोग मिरर्स या ग्लास आप स्टोर करते हैं. द पॉइंट इज कि सीमेंट की बोरियां तो दे वुड जस्ट थ्रो इट अवे, लेकिन जो ग्लास है वो बड़ी एहतियात से खास पैकेज मटेरियल के अंदर होगा जिसको एहतियात से रखना पड़ेगा ताकि वो डैमेज ना हो. तो ऑब्वियसली उसकी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी. देन देयर इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑल्सो. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इसलिए कि आपको बड़ी एहतियात से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. हैव यू एवर सीन के वो जो सुजुकी कैरी डब्बे आजकल जा रहे होते हैं, सुजुकी कैरी पिकअप, और उसके पीछे ऐसे ट्रायंगल सा पड़ा होता है, सिर्फ दो शीशे किस तरफ लगा होता है, किस तरफ लगा होता है, जिसको वो लेके जा रही होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि यही अगर उसने फॉर एग्जांपल मट्टी या बजरी लेके जानी होती तो वो अपने पिकअप को भरता ऊपर तक और ले जाता उधर. लेकिन अगर उसने क्योंकि शीशा ट्रांसपोर्ट करना है तो क्योंकि वो बड़े इजीली डैमेज हो जाता है तो इस वजह से उसने जो है सिर्फ दो शीशे रखे हुए हैं यूं करके और बांधे हुए हैं और बड़े आराम आराम से चलता हुआ जा रहा है. तो ऑटोमेटिकली उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी. जितनी ज़्यादा गुड एक्सपेंसिव होगी, जितनी ज़्यादा गुड का रिस्क ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा गुड को ट्रांसपोर्ट करना और उसको स्टोर करना भी एक्सपेंसिव होता जाएगा और ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट उसे इंक्रीज करती जाएंगी. आई होप कि डिफरेंट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने उसके वेट टू बल्क रेशियो को डिस्कस किया, हमने उसके वैल्यू टू वेट रेशियो को डिस्कस किया, हमने उसके सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को डिस्कस किया और हमने उसके रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया. ये चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमने अभी तक डिस्कस किया है. मेरी नज़र में ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करते हुए या मार्केट में ट्रांसपोर्ट होते हुए देखते हुए सोचते भी नहीं हैं. वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट. ग्लास की बॉटल्स बड़ी आसानी से डैमेज हो जाती हैं. जो आप क्रॉकरी या ख़रीदते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो कहते हैं आजकल चाइना की क्रॉकरी आई है, समथिंग लाइक दैट, वो जो चाइना एक मटेरियल भी है. तो द पॉइंट इज़ कि वो सारी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ पहुँची है. जितनी ज़्यादा चीज़ के ब्रेकेजेस के, डैमेजेस के, चोरी के ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनते हैं, किसी टाइप का रिस्क उसमें एसोसिएट हो जाता है तो उसकी वो वाली कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है चाहे वो स्टोरेज कॉस्ट है. Okay, moving on, another important characteristic of the product is the packaging in which the product is delivered. The point is कि packaging इतनी important क्यों है और इसको supply chain manager जो है उसका इससे क्या ताल्लुक हो सकता है या उसका क्या इंटरेस्ट है इसमें या वो किस तरीके से इसके अंदर एक रोल प्ले कर सकता है कि इम्प्रूव करे उसको. First important aspect of packaging is to facilitate storage and handling. That is directly associated to आप कह सकते हैं logistics manager या supply chain manager. Reason is कि इन्वेंट्रीज किस तरीके से स्टोर होनी है, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन रखनी है और फिर उनको हैंडलिंग कैसे करना है. आई होप यू रिमेंबर कि हमने लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट के अंदर या सप्लाई चेन के मैनेजमेंट के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, दैट मटेरियल्स हैंडलिंग, प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी. क्योंकि स्टोरेज भी तो एक टाइप की नहीं होती ना, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस. और प्लस प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है. आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, आपने पेट्रोल और डीजल और कैरोसिन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है, जबकि आपने फॉर एग्जांपल दूध की डिलीवरी और सप्लाईज को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है या मैनेज करना है. फिर एक प्रोडक्ट ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है उसको डिफरेंट हैंडल करेंगे, एक प्रोडक्ट ज़रा स्टेबल है उसको डिफरेंट हैंडल करेंगे. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जिससे ये फैसिलिटेशन होती है स्टोरेज एंड हैंडलिंग के सेंस में अगर प्रोडक्ट पैकेज्ड है तो.
देन इट प्रोमोट्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट अगर पैकेज्ड होगी तो उसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट, वो जो आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसके अंदर जो भी आपने फॉर एग्जांपल आपका ट्रक लोड वाला कॉन्सेप्ट। देन इट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज देयर आर सर्टन ब्रेकेबल आइटम्स, मैनी फ्रेजाइल आइटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल सर्टन आइटम जो टूट जाए तो नुकसान भी दें। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक अगर फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है उसके अंदर एक टीवी डिलीवर किया जा रहा है किसी जगह से दूसरी पॉइंट पे, और उसके अगेंस्ट एक खाली बॉक्स है जो डिलीवर किया जा रहा है, सप्लाई चेन मैनेजर के लिए उसके अंदर जो प्रोडक्ट बैठी है वो प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए वो पूरा बॉक्स एक प्रोडक्ट है, क्योंकि उसने यहाँ से उठानी है प्रोडक्ट और वहाँ डिलीवर करनी है, तो उसके लिए पूरे का पूरा एक प्रोडक्ट है। तो पैकेजिंग किस तरीके से की जा रही है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then to promote the sale of the product, of course that is from the promotion aspect. Change the product density, I'll come back to this one. Facilitate product use customer के लिए, provide reuse value for the customer के लिए. Coming back, change the product density. प्रोडक्ट की डेंसिटी चेंज करने के लिए कि प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल अगर आप पैकेज को कुछ चीज़ों को बल्क करके इकट्ठा पैकेज बना देते हैं तो वो एक पैकेज अब ट्रीट होगा, उसको कंसोलिडेट किया जा सकता है किसी दूसरे पैकेज के साथ, उसको अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो दैट इज़ वाई जो प्रोडक्ट की डेंसिटी में चेंजेस हैं दोज आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रोसेस। Moving on, last part that was supposed to be discussed in this chapter, in this lecture or in this section that we are going through about the product is product pricing. Product pricing is very important. Pricing के broadly दो कैटेगरीज आ जाती हैं, जियोग्राफिक प्राइसिंग मेथड्स एंड इंसेंटिव प्राइसिंग मेथड्स। अगर जियोग्राफिक इंसेंटिव प्राइसिंग मेथड्स की जब हम डेप्थ में जाएंगे व्हेन वी स्टार्ट seeing these, there is an important aspect that you need to understand, that is about the price discrimination. Price discrimination क्या चीज़ है? Charging different prices for the same product to different customers. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंटेंशनल भी की जाती है, अनइंटेंशनल भी हो जाती है। अनइंटेंशनल हो कैसे जाती है? बिकॉज देयर आर डिफरेंट वेरिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड सो मेनी अदर कॉस्ट जो इन्वॉल्व हैं एक एरिया के अंदर एक खास प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जो कि दूसरे एरिया में नहीं है। तो दैट वुड मीन कि प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के भी लेवल्स और कैटेगरीज होती हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड इवन फोर्थ डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इज द फोर्थ डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कुछ फर्म्स जानबूझ के एक्सरसाइज करती हैं, कुछ फर्म्स मजबूरी में एक्सरसाइज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल नेटवर्क्स भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों एक्सरसाइज करते हैं? ताकि वो वन एम इज़ टू गेन रेवेन्यू, द अदर एम इज़ टू अवॉइड कंजेशन इन योर नेटवर्क्स। कि फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल्स की जा रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट उस एरिया के अंदर उस टाइम के ऊपर क्यों कॉल ज़्यादा की जा रही है और उसके अगेंस्ट एक दूसरा टाइम है जिस पे कॉल्स कम की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर कहते हैं कि वीकेंड्स पे जो है वो कॉल सस्ती कर देता है। पीटीसीएल इवन के एक ज़माने में किया करता था, पीटीसीएल से वीकेंड्स पे कॉल सस्ती कर देता था इंटरनेशनल कॉल्स। अब उसका मकसद क्या था कि आम दिनों में जो लोग फैमिलीज़ को कॉल करते हैं वो आम दिनों में ना कॉल करें, वो जाके वीकेंड पे कॉल करें ताकि फैमिली डेज जो है वो जो फैमिली कॉल्स हैं वो नेटवर्क को कंजेस्ट ना कर दें, ताकि जो बिज़नेस ओनर्स हैं या बिज़नेस ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हैं जो वर्किंग डेज में कॉल करते हैं उनकी कॉल्स आया ना हो या उनकी कॉल्स के अंदर रुकावट ना आए। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, की जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो लेट अस डिस्कस कि जी सबसे पहले ब्रॉडली जियोग्राफिक प्राइसिंग मेथड्स क्या हैं। जियोग्राफिक प्राइसिंग मेथड्स के अंदर देर आर फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग, जिसके अंदर फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसके अंदर फैक्ट्री प्राइस आ जाती है, डिलीवरी प्राइस आ जाती है। देन देर इज जोन प्राइसिंग, देन देर इज सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइसिंग, देन इज फ्राइट इक्वलाइजेशन, देन बेसिक पॉइंट प्राइसिंग। देन देर इज अनदर जियोग्राफिक प्राइसिंग मेथड से हट के एक इंसेंटिव प्राइसिंग मेथड है जिसके अंदर क्वांटिटी डिस्काउंट है। क्वांटिटी डिस्काउंट इज बेसिकली associated with third degree price discrimination. No, I guess it is second degree price discrimination, associated with second degree price discrimination कि it is associated to the quantity जो आप परचेज करते हैं उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट देते हैं आप बेसिकली। So
लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग की आगे फर्दर दो टाइप्स, इसकी एक्चुअली कई टाइप्स हैं लेकिन हम लोग दो टाइप्स डिस्कस करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड फैक्ट्री प्राइस एंड फ्री ऑन बोर्ड डिलीवरी प्राइस। फ्री ऑन बोर्ड फैक्ट्री प्राइस वुड बी द वन जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो प्राइस है वो फैक्ट्री प्राइस के तौर पे डिफाइन हो जाती है और डिलीवरी जो है वो कस्टमर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन द सेकंड वन इज फ्री ऑन बोर्ड डिलीवरी प्राइस। फ्री ऑन बोर्ड डिलीवरी प्राइस वो है जिसमें कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर होने तक की प्राइस जो है वो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेसिकली इंक्लूडेड होती है, यानी कि कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना जो है वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री ऑन बोर्ड में जो है वो फैक्ट्री प्राइस इज डिफाइंड, FOB फैक्ट्री प्राइस के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कस्टमर की जिम्मेदारी है। FOB डिलीवरी प्राइस में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो डिलीवरी है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री ऑन बोर्ड फैक्ट्री प्राइस एंड डिलीवरी प्राइस के अलावा इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वन ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू विच के जो आप ट्रांसपोर्टेशन को प्राइस करते हैं, इसके आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आई हैव अ होल स्कीमेटिक डायग्राम फॉर दैट। मेरे ख्याल में उसको डिस्कस कर लें तो उसके बाद हम लोग जोन प्राइसिंग और सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी मच ईजियर। इसके नीचे थोड़ी देर मुझे स्लाइडें आगे पीछे करनी पड़ेंगी आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। विल कम बैक अगेन टू जोन प्राइसिंग, लेकिन उसी को फ़र्क नहीं पड़ता। विल बी रनिंग अराउंड बिटवीन दी स्लाइड्स ताकि आप लोगों को मैं एक चीज़ समझा सकूँ। गोइंग टूवर्ड जोन FOB, ये वो हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्राइसिंग अरेंजमेंट्स जो ये फ्री ऑन बोर्ड के कैटेगरी के अंदर आते हैं। देयर आर फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन फ्राइट कलेक्ट, देयर इज फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन फ्राइट प्रीपेड, देयर इज फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन फ्राइट प्रीपेड एंड चार्ज्ड बैक, there is free on board destination freight collect, there is free on board original freight paid delivered, there is free on board destination freight collect and allowed. Should we go through this one by one? I don't know because I'm expecting an answer from you. क्या इसमें से सारे से हम गुजरे एक दफ़ा पूरे से मेरे ख्याल में गुजरते हैं। Let's start. Now, अब अगर आप if you look at number 1, सबसे पहले लुक एट दैट वन, देयर इज टर्म्स ऑफ सेल फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन एंड फ्राइट कलेक्ट, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके एक तरफ सेलर लिखा हुआ है और एक तरफ बायर लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्स प्रोडक्ट की ओनरशिप किसके पास जाती है। टाइटल पासेस टू बायर वुड मीन कि जो है अब प्रोडक्ट की ओनरशिप बायर की तरफ चली गई है, और फ्राइट चार्जेस किसने पे करने हैं वो भी छोटे बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद उसके राइट साइड पे कुछ नाम चीजें लिखी हुई हैं, जैसे बायर पेज द फ्राइट चार्जेस, कि जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो बायर पे करता है बिकॉज टाइटल पासेस टू द बायर शुरू में हो गया। फिर बायर बेस द फ्राइट चार्जेस के एक तो उसने पे भी किए और फिर उसका बेसिक जो बर्डन है वो थे ही उसके, उसी ने पे कर रहे थे। बायर ओन्स द गुड इन ट्रांजिट, क्या वो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है वो गुड अब बायर की हो चुकी है, और बायर फाइज द क्लेम इफ एनी, कि अगर कोई प्रॉब्लम जो उसके अंदर होता है तो बायर की बेसिकली अब गुड बायर की हो चुकी है, तो वो टाइटल भी पास हो गया। तो फ्राइट ऑन बोर्ड ओरिजिन या फ्राइट कलेक्ट वाला कॉन्सेप्ट इज सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री प्राइस वाला कॉन्सेप्ट, कि प्रोडक्ट वहीं पे उसकी हो चुकी है, तो अब वहां से जो डिलीवरी है वो सारी की सारी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोई क्लेम वगैरह भी है वो भी बायर नहीं पुट करना है। द सेकंड वन इज टर्म ऑफ सेल फ्राइट ऑन बोर्ड ओरिजिनल फ्राइट प्रीपेड। अब इसमें अगेन जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उससे आगे फर्दर डिफरेंट है। टाइटल पासेस टू बायर के प्रोडक्ट बायर की हुई, लेकिन जो फ्राइट चार्जेस हैं वो सेलर ने पे करने हैं। फ्राइट प्रीपेड का मतलब ये है कि जो उसकी प्राइस है उसके अंदर शामिल है जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, यानी कि फ्राइट उसने कस्टमर ने बायर ने पे कर दी, तो इसका जब बायर ने पे कर दी तो लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अरेंजमेंट उसकी करना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि टाइटल बायर का हो गया, प्रोडक्ट बायर की हो गई। अगर आप उसकी राइट साइड पे देखेंगे तो सेलर पेज फ्राइट चार्जेस, यानी कि जो उसके चार्जेस हैं वो सेलर ने पे करने, बायर ने प्रीपेड वुड मीन कि पहले से पेड है, अब सेलर ने पे करने, सेलर ने फ्राइट चार्जेस बेयर करने। बायर प्रोडक्ट ट्रांजिट में अब बायर की हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्ट उसके पास अगर इसने क्लेम्स हैं, कोई इश्यूज हैं तो भी बायर नहीं फाइल करने। जहां पे टाइटल पासेस टू बायर मेंशन है उसका मतलब ये है कि वो गुड जब ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि अब ये बायर की प्रोडक्ट है, इसमें कोई डैमेजेस या इसमें कोई इशू है तो वो बायर को ही बेयर करने हैं या उसने क्लेम्स करने हैं, उसको प्रोसेस करना है। थर्ड वन इज टर्म ऑफ सेल फ्राइट ऑफ बोर्ड फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिनल फ्राइट प्रीपेड एंड चार्ज्ड बैक। फ्राइट प्रीपेड एंड चार्ज बैक का मतलब ये है कि पे बायर कर देगा, पे सेलर कर देगा एक दफा, लेकिन वो बायर से क्लेम करेगा बाद में। नाउ फ्राइट प्रीपेड एंड चार्ज बैक सॉरी वुड मीन जो पे सेलर कर रहा है
लेकिन जो बेयर है वो बायर ने करने। तो टाइटल इन दिस केस अगेन अगर आप देखेंगे बॉक्सेस के अंदर तो टाइटल पासेस टू बायर के प्रोडक्ट हो चुकी है, सेलर बायर को प्रोडक्ट दे देता है, फ्राइट चार्जेस जो है वो सेलर पे कर देगा, और अगर उसके आगे देखेंगे कि फिर उसके बाद बायर से कलेक्ट कर लेगा, यानी कि इनवॉइस जो अमाउंट आखिर में बायर को पुट करेगा उसमें इसके चार्जेस इंक्लूडेड होंगे। और इसमें अगर आप वो साइट पे जो टेक्स्ट लिखा है, सेलर पेज द फ्राइट चार्जेस, बायर बेयर्स द फ्राइट चार्जेस, यानी कि सेलर बाद में क्लेम कर लेगा, बायर से ले लेगा फ्राइट चार्जेस उसके। बायर ओन्स गुड इन ट्रांजिट, क्योंकि शुरू में टाइटल पास ऑन हो गया था, और बायर फाइज द क्लेम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टर्म ऑफ सेल, फ्राइट फ्री ऑन बोर्ड, डेस्टिनेशन एंड फ्राइट कलेक्ट। इसमें जब प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाएगी देन उसके पास जो है वो टाइटल ट्रांसफर होगा। अगर आप देखें नंबर 4 के अंदर सेलर और बायर है, जो टाइटल पासेस टू बायर वाला जो बॉक्स है, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू द बायर साइड। इसका मतलब है जब प्रोडक्ट उसके पास पहुंचेगी तब उसके पास टाइटल पास ऑन होगा, उससे पहले वो सेलर की प्रोडक्ट रहेगी डिलीवरी तक। और सेकेंडली फ्राइट चार्जेस पेड बाय द बायर। अब इसमें भी अगेन डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। बायर ने पे करने हैं फ्राइट चार्जेस, बायर ने ही बेयर करने हैं फ्राइट चार्जेस, सेलर ने ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांजिट के अंदर जो गुड है उसको ओन सेलर करता है, और उसका क्लेम भी अगर कोई है तो वो सेलर ने ही बेयर करना है। देन मूविंग ऑन द 5th वन, टर्म ऑफ सेल, फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन एंड फ्राइट प्रीपेड डिलीवर्ड। फ्राइट प्रीपेड डिलीवर्ड अगेन जिसने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया। इसमें भी टाइटल पासेस ऑन टू द बायर जब प्रोडक्ट उस तक पहुंच जाती है, लेकिन फ्राइट चार्जेस आर बोर्न बाय द सेलर नॉट बाय द बायर। इससे पीछे वाला जो हमने केस पढ़ा था 4, उसमें बायर ने फ्राइट चार्जेस बेयर करने थे और उसने पे किए थे, और इस केस में सेलर ने फ्राइट चार्जेस पे करने हैं और बेयर भी इसी ने करने हैं। अगर आप वो राइट साइड पे अगेन दोबारा वो टेक्स्ट देखेंगे, सेलर पेज द फ्राइट चार्जेस, सेलर बेयर्स द फ्राइट चार्जेस, सेलर ओन्स द गुड इन ट्रांजिट एंड सेलर फाइज द क्लेम। यानी कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है फ्री ऑन बोर्ड वाले इसमें ओरिजिन एंड फ्राइट प्रीपेड में। और आखिर में जब डिलीवर्ड जब हो जाएगी वो कस्टमर को, उसके बाद वो प्रोडक्ट उसकी होगी, उससे पहले वो सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली। देन टर्म ऑफ सेल फ्री ऑन बोर्ड, नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। टर्म ऑफ सेल फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन फ्राइट कलेक्ट एंड अलाउड। इन दिस केस जो है आपके सेलर जो है वो प्रोडक्ट ट्रांजिट करता है, उसको देता है, लेकिन प्रोडक्ट ट्रांजिट के अंदर उसको ओन करता है। बायर पेज द फ्राइट चार्जेस, बायर बेयर्स द फ्राइट चार्जेस। और इट इज अ पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे मेंशन है जैसे कि बायर आखिर में जो चार्जेस हैं वो सेलर से डिडक्ट कर लेते हैं, यानी कि अभी पे कर देगा लेकिन इनवॉइस में से वो रिड्यूस कर लेगा। लेकिन जो ट्रांजिट में गुड है वो सेलर ओन करता है, और उसके अलावा सेलर फाइज द क्लेम अगर गुड के अंदर कोई डैमेजेस वगैरह हैं। ये वो पूरा वैरायटी ऑफ प्राइसिंग अरेंजमेंट्स है जिसको यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा समराइज करके फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि आप आसानी से समझ जाएं इस कॉन्सेप्ट को। वो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, या रादर चीज़ें क्लियर हैं बट है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो ये तो खाली उसके ग्लिम्पसेस थे। द पॉइंट इज कि फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग की 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, फ्री ऑन बोर्ड फैक्ट्री प्राइस एंड फ्री ऑन बोर्ड डिलीवरी प्राइस। फैक्ट्री प्राइस के केस में सिंपल यही मैकेनिज्म है कि जो फैक्ट्री से डिलीवर्ड प्राइस है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बायर ने खुद अरेंज करनी है। और अगर फ्री ऑन बोर्ड डिलीवरी प्राइस है तो दूसरे एंड पे जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करना, उसकी ट्रांजिट जो है उसकी फ्राइट जो है वो सेलर ने बेयर करनी है। नाउ आई गेस वी कैन डिस्कस वन मोर टॉपिक, that is zone pricing, and then we would move on to the summary of this lecture because we are somehow running out of time. We have only 5 or 6 minutes maybe left to complete this lecture. Now what is zone pricing? Zone pricing is another important aspect which is right now over here. Zone pricing is कि when you have a big market, जैसे for example if you are serving, let's say, अगर आप टीसीएस या पार्सल सर्विसेज की बात करें, जैसे यहाँ पे यूपीएस की पार्सल सर्विसेज बताई गई है, एक तो वेट के हिसाब से चार्जेस होते हैं और दूसरा डेस्टिनेशन के हिसाब से भी चार्जेस होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक ख़ास वेट की प्रोडक्ट आपने यहाँ से लेट्स से विद इन इस्लामाबाद पिंडी और विद इन लाहौर आपने भिजवानी है, तो लाहौर के अंदर से आपने लाहौर भिजवानी, तो दैट वुड हैव डिफरेंट चार्जेस। लाहौर से अगर इस्लामाबाद पिंडी भिजवानी है डिफरेंट चार्जेस, लाहौर से आपने कराची भिजवानी है डिफरेंट चार्जेस, लाहौर से आपने दुबई भिजवानी है डिफरेंट चार्जेस, लाहौर से आपने यूरोप भिजवानी है डिफरेंट चार्जेस। तो डिफरेंट जोन्स बन जाती हैं।
वेट के हिसाब से भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसी तरह आपके यही सिनेरियो आता है आपका जोन प्राइसिंग का। एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक ख़ास ओरिजिन से निकल रही है, एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है और वहाँ से डिफरेंट जोन में उसने एक तरीका ये होता है अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एडजस्ट करने का, इस सारे मैकेनिज्म को। क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मरी में एक प्रोडक्ट आपने कोक डिलीवर करते हैं तो उसके अलग आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़ते हैं, आप इस्लामाबाद में करते हैं तो उसके अलग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़ते हैं। इसका मतलब है यू कैन डिवाइड योर एरिया इनटू जोन्स और मोस्ट प्रॉब्ली मैनी ऑफ द मल्टीनेशनल्स वुड हैव डन दैट, माइट हैव डन दैट। जैसे कोक वगैरह ने तो किया हुआ क्योंकि महंगी है उधर आपके ये हिल एरियाज के अंदर। बट द पॉइंट इज कि आप जोन्स में एरियाज को डिवाइड कर लेते हैं। आप जैसे जैसे जोन में आगे जाते जाएंगे आपके डिलीवरी चार्जेस बढ़ते जाएंगे। यू वुड चार्ज अ हायर प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट रादर देन चार्जिंग अ लेसर प्राइस। सो जोन प्राइसिंग इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्राइसिंग गुड्स, जहाँ पे आप अपने ट्रांसपोर्टेशन या फ्राइट चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस आप इंक्लूड कर रहे हैं इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और आप बेसिकली जितनी ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हो रही है उसके हिसाब से आप उनको चार्ज कर रहे हैं। Now I guess before we move on, before I finish this lecture, I should summarize these few slides that I've discussed. I've tried to discuss them very thoroughly today. बट स्टिल एक दफ़ा अगर गो थ्रू हो जाए इनसे तो जस्ट अ ब्रीफ, वेरी वेरी ब्रीफ समरी। वेट टू बल्क रेशियो क्या चीज़ है? वेट टू बल्क रेशियो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक आइटम का वेट कितना है एक प्रोडक्ट का और उसका बल्क कितना है, कितना हैवी, कितनी डायमेंशन है उसकी, डायमेंशन कितनी बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैट्रेस जो है या फोम का कोई बड़ा पीस होता है उसका बल्क बहुत ज़्यादा लेकिन उसका वेट कम है। या जिस तरह भूसा होता है उसका भी बल्क बहुत ज़्यादा है। भूसा मीन्स कि वीट का वो जो आप करते हैं जब आप फसल काश्त करते हैं तो उसके बाद जो भूसा आप चारा वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसका बल्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसका वेट कम होता है एक्चुअली। तो वेट टू बल्क रेशियो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे अफेक्ट करता है? जिन प्रोडक्ट्स का वेट टू बल्क रेशियो थोड़ा होता है उनकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट हायर होती है क्योंकि वो जगह ज़्यादा घेरते हैं और वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। स्पेस ज़्यादा घेरेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रक बुक कराते हैं वो ट्रक लोड के हिसाब से पूरा अपना डिलीवरी चार्जेस आपको बता देता है, लेकिन आप उसमें ऐसी चीज़ डालते हैं जैसे वीट डालते हैं तो बल्कि होती है लेकिन उसका वेट कम होता है जिसकी वजह से वो जो है वो आपको टेक्निकली एक्सपेंसिव पड़ता है। इसी तरह स्टोरेज कॉस्ट भी होती है कि आपने एक वेयर हाउस बुक कराया उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा बल्कि चीज़ डालते हैं तो ऑब्वियसली वो जो है वो स्पेस ज़्यादा घेरेगी, फिर टोटल कॉस्ट इसी तरह इस डायरेक्शन में डिक्रीज करती हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में शुरू हो गया मेरे ख्याल में। देन वैल्यू वेट रेशियो, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी वैल्यू कम होती है और वेट ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन वगैरह हो गया, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वेट कम होता है। जैसे आपके कैमराज वगैरह और आपके फ़ोन हो गए, डिफरेंट चीज़ें होंगी इस किस्म की जिनकी वर्थ ज़्यादा है। सोना हो गया फॉर एग्जांपल, गोल्ड। सो द पॉइंट इज़ कि ऐसी चीज़ें जिनका वैल्यू ज़्यादा होती है और वेट कम होता है उनकी स्टोरेज कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस तरीके से बिहेव करती हैं जैसे आपको ग्राफिकली नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती जाएंगी क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव और कीमती प्रोडक्ट है, इट नीड्स मोर सिक्योरिटी एंड मोर केयरफुल स्टोरेज। और इसी तरह उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती जाएंगी क्योंकि अब उनकी वेट कम है और वैल्यू ज़्यादा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी टोटल कॉस्ट पे। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। देन द प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को हमने डिस्कस किया था। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की एक प्रोडक्ट दूसरी से कैसे सब्स्टिट्यूटेबल है। अगर एक प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बहुत हाई है तो दैट वुड मीन कि वो आपस में कस्टमर बड़े आराम से स्विच कर सकते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरी ब्रांड से ब्रांड के ऊपर। तो आपने उसको कैसे अवॉइड करना है? आइदर आप इन्वेंट्री लेवल्स अपने बढ़ा सकते हैं ताकि उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो शेल्फ्स के ऊपर, या आप ट्रांसपोर्टेशन को एफिशिएंट कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल नीचे लेके जा सकते हैं। तो एट कॉन्स्टेंट इन्वेंट्री लेवल लॉस सेल्स रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको ज़्यादा इनकर करनी पड़ेगी और आप अपनी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप कॉन्स्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रखना चाहते हैं तो आपको इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज करने पड़ेंगे। जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन लॉस सेल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने यही देखना है अगेन कि दोनों कॉस्ट का आपस में ट्रेड ऑफ है बट स्टिल आपने टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट का रिस्क के साथ क्या एसोसिएटेड है। जो प्रोडक्ट्स रिस्की होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो डैमेज हो जाए, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कंटेमिनेट कर दें, ऐसी प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर हो जाए, ऐसी प्रोडक्ट्स जो रेडियो एक्टिव है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी कॉस्ट जितनी ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट है, चाहे उसको खुद डैमेज को रिस्क है चाहे वो दूसरों को डैमेज करने का रिस्क क्रिएट कर सकती है, दोनों केसेस में उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है।
देन वी डिस्कस द रीजंस फॉर प्रोडक्ट पैकेजिंग, कि प्रोडक्ट पैकेजिंग का खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन से भी ताल्लुक है ऑब्वियसली, और इसका क्या कहते हैं उसकी प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल सेल प्रमोशन और इन चीज़ों से भी ताल्लुक है, मार्केटिंग एस्पेक्ट से भी। हमने कहा जी पैकेजिंग क्यों करते हैं, उसके हमने ये डिफरेंट एरियाज उसके अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए। देन वी केम अप टू प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग में मैंने बताया कि देयर आर वेरियस मैकेनिज्म के जिससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, कुछ केसेस में करनी पड़ती भी है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिलीवरी चार्जेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसमें मैंने अभी तक आप लोगों को फ्री ऑन बोर्ड फैक्ट्री प्राइस वाला कॉन्सेप्ट बताया, फ्री ऑन बोर्ड डिलीवरी प्राइस वाला कॉन्सेप्ट बताया। फ्री ऑन बोर्ड फैक्ट्री प्राइस के केस के ब्रॉडली फैक्ट्री प्राइस के अंदर जो प्रोडक्ट फैक्ट्री प्राइस से परचेज कर लेते तो डिलीवरी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फ्री ऑन बोर्ड डिलीवरी प्राइस के अंदर जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी आपको फर्दर मैंने कैटेगरीज बताई, जो हमने 5-6 अप्रोक्सीमेटली कैटेगरीज डिस्कस की फ्री ऑन बोर्ड फैक्ट्री प्राइस और डिलीवरी प्राइस से ही एसोसिएटेड समहाउ। देन आई डिस्कस द जोन प्राइसिंग फिनोमेना। जोन प्राइसिंग इज द कॉन्सेप्ट कि आप अपने इलाके को, अपने मार्केट शेयर को यू डिवाइड दैट इनटू जोन्स, कि इस जोन से इस जोन के अंदर मैं ये रेट चार्ज करूंगा, इस जोन से ये जोन जो है मैं ये रेट चार्ज करूंगा। आप जोन ए बी सी डी उसके अंदर अपने इलाके को डिवाइड कर सकते हैं, अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि इस ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है, इस इमेज के अंदर नजर आ रहा है। नाउ आप डिफरेंट जोन्स के डिफरेंट डिलीवरी चार्जेस रख सकते हैं, और यही वाली फिलॉसफी आपकी जो पोस्टल सर्विसेज है नॉर्मली इन लोगों ने फॉलो की हुई होती है। यही वाली फिलॉसफी, ये वाली आइडियोलॉजी यू कैन फॉलो फॉर योर प्रोडक्ट, कि अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लेसर कंपटीशन, लेट्स अज्यूम योर कंपटीशन इज डूइंग द सेम, तो फिर आप अपने आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ क्यों मैं कंपटीशन वाली बात करूँ, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं इसको हाईलाइट करूंगा। बट द पॉइंट इज कि आप जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं, उन जोन्स के अंदर आप डिफरेंट रेट्स चार्ज करते हैं उनको, हर जोन के अंदर एक स्पेसिफिक रेट आप डिफाइन कर देते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की भी कुछ फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। ये शायद आपको यहीं मैं आगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जब मजीद डिस्कशन करूंगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर जब फर्म्स करती हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस्लामाबाद में आपकी फॉर एग्जांपल एक कोल्ड ड्रिंक 45 रुपीज़ का या 50 का, और अगर आप मरी या हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं वो 70 का 60 का होगा, तो एक तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दोनों प्राइसेस के दरमियान इतना गैप नहीं होता कि लोग वहाँ से छोड़ के इधर आके परचेज करके वापस ले जाएं, तो वो जो है ना मोबिलिटी, वो इट इज़ नेसेसरी कि मार्केट सेपरेबल हों आपस में। ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा, तो वहीं पे जोन भी फिर इसी तरह सेपरेबल होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप जोन 6 में 142 चार्ज कर रहे हैं तो 142 इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट जिसके लिए जोन 6 का बंदा ट्रैवल करके जोन 5 के अंदर जाए और वहाँ से आइटम उठा के वापस जोन 6 में आ जाए, यानी कि जोन 6 वाला बंदा जोन 5 से ना परचेज करे। तो वो सेपरेबिलिटी होनी चाहिए, तो जोन्स भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। Khair, this discussion is very comprehensive, and in the next lecture we would be going through the next single or uniform pricing, freight equalization, basic point and incentive pricing. Then we would be done with this product characteristic and we would move toward the next lectures. Hoping to see you next time. I hope कि आज मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं किया, थोड़ा कम बोर किया। तो see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.